हेलो दोस्तों, तौसीफ साइंस क्लासेस पे सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आपका शिक्षक, आपका टीचर, उर्जमान टीचर तौसीफ सर फिर से लेके आए हैं आज प्रोटिस्टा, एक टॉपिक जो चैप्टर 3 बायोलॉजी क्लास चल रहा है। चैप्टर 3 में प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि प्रोटिस्टा है क्या, और इसके साथ ही हम लोग 2 वीडियोज़ को पढ़ लिए हैं। चैप्टर 3 में 2 वीडियोज़ पढ़ लिए हैं और आज तीसरे वीडियोज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए प्रोटिस्टा क्या है। प्रोटिस्टा के अध्ययन अगर हम एक कोशिकीय और सुकेंद्रीय में पढ़ेंगे, सुकेंद्रीय में पढ़ेंगे हम क्या, प्रोटिस्टा का अध्ययन हम एक कोशिकीय वाला कर रहे हैं। प्रोटिस्टा का अध्ययन क्या कर रहे हैं, एक कोशिकीय में जब हम करेंगे तो देखिए ऐसे जीव जिनके शारीरिक संरचना में जीवन पर्यंत एक ही कोशिका उपस्थित हो, वो इन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। उन्हें प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। क्या कहा बाबू, प्रोटिस्टा को हम लोग कौन जगत में रखते हैं, उन्हें प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। किसको, ऐसे जीव जिनके शारीरिक संरचना में जीवन पर्यंत एक ही कोशिका हो, यानी एक कोशिका में एक ही कोशिका हो, उसको ही हम लोग कहते हैं जीवन पर्यंत एक ही कोशिका का उपस्थिति हो, वो इन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। उन्हें प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। किस जगत में रखा जाता है, प्रोटिस्टा जगत में रखा है। आप लोग जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़े थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया, यही सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। प्रोटिस्टा को देखिए, इस बीच में प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा के इस तरफ देखिए बाबू, प्रोटिस्टा के इस तरफ कवक है, पौधा और जंतु है। प्रोटिस्टा के इस तरफ मोनेरा है। तो पहले मोनेरा, तब प्रोटिस्टा, तब कवक, तब पौधा, तब जंतु, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये रेगुलर नाम कहा जाता है। इंग्लिश में सब लोग इंग्लिश में ही रिदम में बोला जाता है, लेकिन हिंदी में इसको कहा जाता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पौधे और जंतु। आधार क्या है इसका, देखिए प्रोटिस्टा का आधार क्या है, आधार है फ्लैजिला यानी कसाभिका। कोशिका गति करने की क्रिया करता है। कोशिका गति करने की क्रिया क्या करता है, तो बाबू कोशिका गति करने की करता है, किसमें करता है, कसाभिका में। आधार फ्लैजिला माना गया है। आधार किसको माना गया है, फ्लैजिला को, कसाभिका को, यानी कोशिका गति करने की क्रिया करता है। क्या करता है बाबू, कोशिका गति करने की क्रिया करता है। उसके बाद पोषण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, यानी प्रोटिस्टा को पोषण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बाबू बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया, यानी स्वपोषी और परपोषी, यानी स्वपोषी और परपोषी। पोषण के आधार पर कोई पूछेगा आपसे कि पोषण के आधार पर कितने प्रकार के भागों में बांटा गया है प्रोटिस्टा को, तो कहिएगा आप स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी और परपोषी कितने भागों, 2 भागों में, स्वपोषी और परपोषी। अब स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या है, इसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आप सभी छात्र छात्रा पहले इसको उतारिए, उसके बाद हम अगले टॉपिक को बताएंगे। चलिए बाबू, अभी हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में पढ़े थे। प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग अगले टॉपिक को अभी चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक क्या है, तो बाबू हम लोग पोषण के आधार पर 2 भागों में बांटे थे, परपोषी और स्वपोषी, यानी स्वपोषी और परपोषी। तो स्वपोषी और परपोषी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो स्वपोषी क्या है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है, उसके क्या कहते हैं, हम उसे स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी या परपोषी जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता हो, दूसरे पर डिपेंड होता हो, दूसरे जीव पर डिपेंड होता हो, उसे कहते हैं परपोषी। तो स्वपोषी क्या है, यदि इन कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। यानी पौधा होता है, जो पौधा होता है वो होता है क्या, स्वपोषी होता है, यानी उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें हरित लवक पाया जाता है, वो अपना भोजन खुद बना लेता है, क्योंकि प्रकाश के रोशनी से वो अपना भोजन बनाता है। तो कौन है, तो स्वपोषी किसे कहते हैं हम लोग, पेड़ पौधे को। तो ये वही कहा गया है, यदि इन कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो हरित लवक किसमें होता है, तो पौधे में होता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो पौधे में होता है। तो यानी इसका स्वपोषी का एग्जाम्पल पेड़ पौधा हो जाएगा, ठीक, जिसके कारण इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है बाबू, तो स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी का एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वपोषी सब लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा होता है, पेड़ होता है, लेकिन ये अमीबा और पैरामीशियम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्वपोषी का। आप लोग इसको याद कीजिएगा, अमीबा और पैरामीशियम क्या है, यह स्वपोषी है। अब परपोषी क्या है,
ऐसे जीव जो दूसरे पर डिपेंड हो, दूसरे पर आश्रित हो, दूसरे पर निर्भर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी। यानी अपना भोजन वो खुद नहीं बनाता हो और किसी दूसरे पर डिपेंड होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी। उसे क्या कहते हैं हम लोग? परपोषी कहते हैं। ऐसे जीव जो भोजन पोषण की क्रिया के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं, क्योंकि इन कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है। जो दूसरे पर डिपेंड होता है, जो दूसरे पर आश्रित होता है, उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो यानी यहाँ पेड़ पौधा का चर्चा नहीं किया गया। किसमें? तो परपोषी में पेड़ पौधा का चर्चा नहीं किया गया है। पेड़ पौधा परपोषी में होबे नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हरित लवक होबे नहीं करता है। तो इसीलिए परपोषी में जीव जंतु आ जाएगा, यानी मानव भी आ जाएगा। मानव भी दूसरे के भोजन पे आश्रित रहता है, जब खाना बना कर देगा तो हम खाएंगे। तो इसीलिए ये परपोषी में मानव भी आएगा। तो यानी परपोषी में हरित लवक नहीं होता है और दूसरे पर ये डिपेंड रहता है। ठीक है, अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। अब देखिए बाबू, यहाँ हम लोग अमीबा और पैरामीशियम ये एग्जाम्पल लिए थे। अमीबा और पैरामीशियम स्वपोषी का एग्जाम्पल, उसका अमीबा का ये स्ट्रक्चर है। क्या बाबू? अमीबा का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जब आपको देंगे पीडीएफ, उसमें स्ट्रक्चर का पूरा एकदम एक्यूरेट चीज़ दिखाया जाएगा और अच्छे से स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि डायग्राम बनाने में हमको दिक्कत होता है बोर्ड पर। इसीलिए जो ऐसा डायग्राम बनाया समझ सकते हैं सिर्फ इसमें। स्ट्रक्चर में पूरे डायग्राम आपको पहले मिलेगा। देखिए अमीबा का ये डायग्राम हो गया। अमीबा के डायग्राम में ये बाहरी परत को जो लोग देख रहे हैं आप, ये बाहरी परत जो देख रहे हैं, बाहरी वाला परत, इसको हम लोग पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पेलिकल कहते हैं। पेलिकल क्या है? बाहरी परत को पेलिकल कहते हैं। उसके बाद आप देखिए, इसमें अमीबा के अंदर में देखिएगा ये छोटे छोटे छिद्र लगा होता है, उसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य रिक्तिका कहते हैं। फिर इसी में एक धागा नुमा संरचना आएगा, उसको कोशिका झिल्ली या कोशिका कला भी कहते हैं। उसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन ही कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ एक फूल तरह का स्ट्रक्चर बना रहेगा और उसमें एक ऐसे बना रहेगा, उसमें एक बिंदा रहेगा, उसको कहते हैं संकुचनशील रिक्तिकाएं। क्या कहते हैं बाबू? संकुचनशील रिक्तिकाएं। अब इसमें कोशिका द्रव भरा रहता है। इसमें पूरे में अमीबा में पूरे में कोशिका द्रव भरा रहता है। देखिए बाबू, यहाँ भी एक काट होगा, यहाँ भी काट होगा, तो इसे कहते हैं कुटपाद। इसे क्या कहते हैं बाबू? इसे कहते हैं कुटपाद। अब देखिए यहाँ भी एक स्ट्रक्चर, गोल लाइक का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। तो गोल लाइक स्ट्रक्चर जो ये झिल्ली टाइप का है, उसे कहते हैं सेंट्रियोल। क्या कहते हैं बाबू? उसे कहते हैं सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल के बीच में होता है केंद्रिका। क्या होता है? सेंट्रियोल के बीच में होता है केंद्रिका और केंद्रक होता है सेंट्रियोल के बाद। जो चारों बगल होता है वो केंद्रक होता है, यानी केंद्रक पहले, उसके बाद सेंट्रियोल के बाद केंद्रिका। तो आप सब लोग अमीबा के चित्र को बारे में देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरामीशियम के बारे में, नहीं तो अगले टॉपिक में इसमें और भी आएगा बहुत सारा चीज, उसको पढ़ेंगे। आप लोग पहले इसको उतारिए, उसके बाद कहीं दिक्कत हो तो तौसीफ साइंस क्लासेस, तौसीफ सर से तुरंत आप रब्ता करें। चलिए सभी छात्र फिर से कंटिन्यू हो जाइए। अभी हम लोग सारे टाइप्स अमीबा के अंदर में जितने भी प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं उस सब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अमीबा को पढ़ रहे हैं अभी किसको पढ़ रहे हैं? हम लोग अमीबा को पढ़ रहे हैं, यानी स्वपोषी के उदाहरण को पढ़ रहे हैं बाबू। अभी उसी में अमीबे में ही एक था पेलिकल। क्या था? पहला पेलिकल जो बाहरी आवरण था उसी को पेलिकल कहा जाता है। तो पेलिकल क्या होता है? यह अमीबा के कोशिका कला झिल्ली के चारों तरफ पाया जाता है, जिसके कारण अमीबा की संरचना निश्चित नहीं होती है। यानी पेलिकल होता है जो अमीबा की जो स्ट्रक्चर है उसके चारों तरफ पाया जाता है। इसके आकार में, मतलब इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। क्या कहता है कि जिसके कारण अमीबा की संरचना निश्चित नहीं होती है, यानी आकार संरचना में से आकार ही होता है। यानी जो बाहर पाया था पेलिकल, उससे संरचना उसका निश्चित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो उसका कोई कहे कि पेलिकल में क्या निश्चित नहीं होता, तो उसकी संरचना निश्चित नहीं होती है। वही कहेगा पेलिकल या अमीबा के कोशिका कला या झिल्ली के चारों तरफ पाया जाता है, ठीक, जिसके कारण अमीबा की संरचना निश्चित नहीं होती है। क्या नहीं होती है? संरचना निश्चित नहीं होती है, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या था? कोशिका कला या कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, इसी को कहा जाता है। कोशिका कला या कोशिका झिल्ली या इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन, इंग्लिश में एक ही नाम है सेल मेम्ब्रेन। यह अमीबा के शरीर का बाह्य आवरण होता है। अमीबा का स्ट्रक्चर हम जो देखे हैं उसके बाह्य आवरण जो था उसे ही हम लोग कोशिका झिल्ली या कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक। जो प्रोटीन
लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। कोशिका झिल्ली का बाहरी आवरण, अमीबा का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है या कोशिका कला कहलाता है या सेल मेम्ब्रेन कहता है। उसमें प्रोटीन रहता है, लिपिड रहता है और कार्बोहाइड्रेट, यानी तीनों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन से भी, लिपिड से भी और कार्बोहाइड्रेट से भी। यानी प्रोटीन अगर 55% रहेगा तो लिपिड 40% रहेगा, यानी 95% हो गया, कार्बोहाइड्रेट 5% रहेगा। इसी से मिलकर बना हुआ है कोशिका कला या सेल, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। ठीक, उसके बाद था कोशिका द्रव, यानी कोशिका में पाए जाने वाले, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो तरल पदार्थ होते हैं उसी को हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक, उसके बाद है केंद्रक। केंद्रक क्या है, देखिए केंद्रक किसे कहते हैं, तो यह कोशिका का नियंत्रण कक्ष है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष, यानी कोशिका को नियंत्रित करता है कौन, तो केंद्रक करता है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद क्योंकि यह कोशिका के सभी जैविक और रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी कोशिका में जो जैविक क्रियाएं होती है और रासायनिक क्रियाएं होती है उसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो केंद्रक करता है। ठीक, उसके बाद कहता है क्योंकि केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है बाबू, तो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। गुणसूत्र, गुणसूत्र के बाद डीएनए, यानी जीन, जीन के बाद डीएनए। ठीक, उसके बाद सेंट्रियोल में चले हम लोग। सेंट्रियोल किसे कहते हैं, यह कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है। कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान कौन करता है बाबू, तो सेंट्रियोल। कौन करता है, तो सेंट्रियोल। आपसे कोई पूछेगा कि कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है, तो आप कहिएगा सीधे एक लफ्ज में कि सेंट्रियोल। ठीक, यह कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करती है। ठीक, कब, जब जनन की क्रिया के समय। कब करता है, सेंट्रियोल कोशिका को विभाजन में सहायता कब प्रदान करता है, जब वो जनन की क्रिया होती है तब। जनन की क्रिया के समय कोशिका में विभाजन करने में सेंट्रियोल मदद करती है या सहायता प्रदान करती है। ठीक, एक था पेसिडोपोडिया या कुटपाद। कुटपाद भी हम लोग देखे थे। जैसे स्ट्रक्चर जब हम बनाए थे तो स्ट्रक्चर में ऐसे था, फिर एक जाके ऐसे था, उसके बाद ऐसे 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 के बाद ऐसे था। तो ये दो जो कुटपाद था, इसी में एक पहला का कुटपाद नाम दिए थे हम लोग। क्या थे दिए थे, पहला का कुटपाद नाम दिए थे। ठीक बाबू, तो कुटपाद क्या है, अमीबा जिस अंग से गति करने की क्रिया करती है, यानी अमीबा जिस अंग से गति करने की क्रिया करती है उसी को हम लोग कुटपाद कहते हैं। ठीक, उसे ही हम लोग कुटपाद कहते हैं। अमीबा जिस अंग से गति करने की क्रिया करती है, अमीबा जिस अंग से गति करने की क्रिया करती है उसे क्या कहते हैं आप, पीसिडोपोडिया, यानी कुटपाद कहते हैं। ठीक, एक और था उसमें अमीबा में संकुचनशील रिक्तिकाएं। संकुचनशील रिक्तिकाएं, संकुचनशील रिक्तिकाएं क्या है, तो अमीबा के शरीर में उपस्थित अतिरिक्त जल, अमीबा के शरीर में जो उपस्थित रहता है अतिरिक्त जल, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। क्या कहता है, उसको बाहर निकालने में कार्य करता है कौन, तो संकुचनशील रिक्तिकाएं। यानी अमीबा के अंदर जो जल अधिक जल हो जाता है उसको बाहर निकालने में मदद कौन करता है, तो संकुचनशील रिक्तिकाएं। तो बाबू आप सब लोग आज जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो तौसीफ साइंस क्लासेस पे आप लोग तुरंत पूछिए, और तौसीफ साइंस क्लासेस को आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करें, और सभी दोस्तों तक आप लोग भेजें। तौसीफ साइंस क्लासेस को सपोर्ट करें, और तौसीफ सर जो पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को कहीं दिक्कत होता हो तो तुरंत तौसीफ सर से आप लोग रूबरू हो, मैसेज करें। मोबाइल नंबर 93 34 89 48 79 पर तुरंत मैसेज करें, सर दिस लाइन बी डिनोटेड इज प्रॉब्लम सॉल्व आउट, यानी मैं प्रॉब्लम उस लाइन को सॉल्व कर दूंगा। आप लोग सिर्फ मुझे ये इतना बताइए, मैसेज कीजिए कहीं भी प्रॉब्लम हो। अगर जो लोग नहीं जानते हैं कि तौसीफ साइंस क्लासेस में बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, आप लोगों को भेज दीजिए, और तौसीफ साइंस क्लासेस पे तुरंत हैंड टू हैंड यहाँ अच्छे से पढ़ाई किया जाता है और रिजल्ट की भी गारंटी है।